हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे बिहार से रिलेटेड बिहार ज्योग्राफी का। और बिहार ज्योग्राफी का जो कंटेंट होगा, जो एडिटोरिया को बुक जो आई है नई मार्केट में, बिहार तथ्य संग्रह, इसमें बिहार के बारे में सारे विषयों का चर्चा है। लेकिन आज हम पहले वीडियो में बिहार के भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। और इस किताब को आप मार्केट से भी खरीद के आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, मतलब कॉन्साइज वे में बहुत अच्छा कंटेंट इसमें दिया हुआ है। लेकिन हम लोग लेकिन अगर आपके पास समय की कमी है या क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये आपको बिहार में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे बिहार का सामान्य परिचय से लेकर पूरा बिहार का भूगोल। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे बिहार से रिलेटेड, जैसे बिहार का इतिहास हो गया, चाहे बिहार का राज्य व्यवस्था हो गया, या बिहार से जुड़ी अन्य चीज़ें जो इस बुक में दी हुई है, सारे पर हम लोग वीडियो लाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिहार का ज्योग्राफी। ठीक है, और फ्रेंड अगर वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं बिहार सामान्य परिचय से, जो चैप्टर नंबर 1 है एडिटोरिया की बुक में। ठीक है, हम लोग नामकरण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 12वीं सदी में बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। बौद्ध अनुयायियों के निवास स्थल को बिहार कहा जाता था। इनमें बौद्ध भिक्षुओं का प्रार्थना स्थल भी होता था। नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार, ओदंतपुरी महाविहार बिहार में स्थित प्रमुख विहार थे। विहार मतलब बौद्ध भिक्षुओं का जो रहने का निवास स्थान था, उसको विहार कहा जाता था। ठीक है, सर्वप्रथम अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इन बिहारों को बिहार कहकर संबोधित करना प्रारंभ किया। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सर्वप्रथम किसने बिहार को मतलब बिहार कहना शुरू किया, तो अरब मुस्लिम आक्रमणकारी होगा। ठीक है, चलिए हम सामान्य परिचय के रूप में अभी देख रहे हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि बिहार का जो मैप है वो अक्षांश और अक्षांश, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी अक्षांश में क्या इसमें डिफरेंस है। ठीक है, पहले तो हम देख लेते हैं ये जो उत्तर से दक्षिण है उसकी कुल लंबाई है 345 किलोमीटर। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 483 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गया लंबाई, चूँकि पूछता भी है। और इसका भौगोलिक स्थिति में अक्षांशीय विस्तार को हम लोग देखते हैं। भौगोलिक स्थिति में अक्षांशीय विस्तार को हम लोग देखते हैं तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक है। ठीक है, और देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट तक। ठीक है, तो ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान 2-3 बार देखने से आपको याद हो जाएगा। आप जनरली मोबाइल नंबर के तरीके से भी याद रख सकते हैं, 24 20 10 27 31 15। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार पूछेगा 24 20 10 27 31 15, और देशांतरीय विस्तार 83 19 50 28 88 17 40। तो आप इसको अपने तरीके से याद कर सकते हैं। भारत में इसकी स्थिति क्या है, तो बिहार उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। मतलब भारत के मैप से अगर देखें तो बिहार का अवस्थिति उत्तर पूर्व में है। ठीक है, और राज्य का स्थिति क्या है, आयताकार है। तो आप इस मानचित्र से देख सकते हैं, मैप से देख सकते हैं कि बिहार की स्थिति क्या है, एक आयताकार है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग सामान्य परिचय देख रहे हैं। हम लोग बिहार का भूगोल जल्द ही शुरू करेंगे। ठीक है, अब बिहार का पुनर्गठन कैसे हुआ इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, ये अभी अपना मतलब जो वर्तमान बिहार है वो है, झारखंड है, उड़ीसा है, और ये बांग्लादेश है। ठीक है, और ये पश्चिम बंगाल है। तो 1905 के बंगाल विभाजन के पूर्व बंगाल राज्य में, जिसमें आधुनिक बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश सम्मिलित है। मतलब 1905 में मतलब जो बिहार था अपना पूरा मतलब बंगाल में शामिल था। और बंगाल में टोटल कितने जो अभी वर्तमान में हैं उसमें बिहार भी है, झारखंड भी है, उड़ीसा भी है, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, मतलब उस समय के बंगाल में। ठीक है, 1905 के बंगाल में। ठीक है, चलिए धीरे धीरे इसका विभाजन हुआ तो बंगाल से पृथक बिहार राज्य की स्थापना, जिसमें आधुनिक झारखंड उड़ीसा राज्य सम्मिलित थे। मतलब अगर इसको बंगाल से पृथक किया गया, अलग किया गया, तो उसमें बिहार झारखंड उड़ीसा बचा। ठीक है, 1 अप्रैल 1912 को बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। अब हम लोग आगे देखते हैं
कि उड़ीसा से जब बिहार अलग हुआ तो बिहार का भौगोलिक ये था मैप, ठीक है। जब उड़ीसा से अलग हुआ तो बिहार इतना बड़ा था, ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को। फिर बिहार से झारखंड अलग हो गया, तो ठीक है, बिहार से पृथक झारखंड के निर्माण से पूर्व बिहार में कुल 55 जिले थे। एक सवाल पूछा जाता है, ठीक है। झारखंड राज्य के निर्माण के पश्चात बिहार में कुल 37 जिले एवं 54% भूमि शेष रह गया। मतलब बिहार को कुल, जब झारखंड से अलग हुआ तो बिहार को कुल 54% भूमि दिया गया। 2001 ईस्वी में अरवल जिले के निर्माण के बाद बिहार में कुल 38 जिलों की संख्या बच गई, ठीक है। बिहार से पृथक झारखंड राज्य तत्कालीन कुल 18 जिलों को मिलाकर बनाया गया। मतलब उस समय झारखंड कितने राज्यों में बटा, तो 18 जिलों को मतलब मिला के एक झारखंड राज्य बनाया गया, ठीक है, ठीक है, जिसका भूभाग 45% झारखंड को मिला। वर्तमान में झारखंड में कुल 24 जिले हैं। तो ये सवाल पूछे जाते हैं कि अविभाजित बिहार में कुल कितने जिले थे, तो 55 जिले थे, ठीक है। चलिए कुछ और देख लेते हैं। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार राज्य बनाने की घोषणा की गई। पूछा जा सकता है कि पहली बार बिहार राज्य की घोषणा, मतलब पृथक बिहार बनाने की घोषणा कब की गई, तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार राज्य बनाने की घोषणा हुई। फिर 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार, झारखंड और उड़ीसा उस समय साथ था, राज्य गठन की अधिसूचना की घोषणा की गई, ठीक है। 1 अप्रैल 1912 को बिहार, झारखंड, उड़ीसा सहित राज्य का गठन हो गया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। हम लोग पीछे मैप में देखें, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हो गया और बिहार का अंतिम विभाजन हुआ कब, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे बिहार पे आते हैं। बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। इसका क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। अभी 2011 के जनगणना अनुसार इसका जनसंख्या है 10,40,99,452। हालांकि अब जनसंख्या करीब 14 करोड़ के आसपास बिहार की हो गई है, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे दिया भी गया है, कुल जनसंख्या है 13,07,25,310। बिहार जाति गणना जो हुई थी 22-23 में, उसके अनुसार बिहार की जनसंख्या है 13,07,25,310, ठीक है। चलिए हम लोग ने ऊपर में भी देखा कि बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है, चौड़ाई 483 किलोमीटर है, समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट या 53 मीटर है। ये सवाल में पूछे जाते हैं, ठीक है। औसत वर्षा बिहार में होती है 112 सेंटीमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% बिहार के पास भूमि है। मतलब जितने भूमि कुल भारत के पास है, उसका 2.86% भूमि बिहार के पास है, ठीक है। भारत का 12वां बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार, मतलब क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए तो भारत में बिहार की स्थिति 12वां है, ठीक है। भारत का तीसरा बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार, ठीक है, मतलब जनसंख्या में हम तीसरे सबसे बड़े राज्य के रूप में हैं देश में, ठीक है। चलिए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं बिहार के बारे में। ये मतलब परिचय के रूप में है, अभी बिहार का भूगोल हम लोग शुरू नहीं किए, लेकिन बस 2 मिनट और देखिए। प्रमंडल है 9, जिला 38वां जिला अरवल है, पूछा जाता है, जो सबसे लास्ट में बना है। अनुमंडल टोटल 101, प्रखंड सह अंचल 534। बिहार में कुल पंचायतों की संख्या 8,058। नगर निगम 19वां नगर निगम कौन बना है, तो सहरसा, 67वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। नगर परिषद कुल है 88, नगर पंचायत है 154, पुलिस जिला है 40। 38 जिलों के अतिरिक्त बगहा और नवगछिया पुलिस जिला है। मतलब टोटल 38 जिला, तो 38 पुलिस जिला तो हो ही जाएगा, लेकिन बगहा और नवगछिया में एक्स्ट्रा पुलिस जिला बनाया गया है, तो इससे 40 हो गया पुलिस जिला की संख्या। चलिए कुछ और देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। बिहार का विधानमंडल द्विसदनीय है, ठीक है। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। विधान परिषदों की सीटों की संख्या 75 है। लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या 40 है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 38 है। और एक इस सवाल आता है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 2 है, और 2 कौन है, कटोरिया और मनिहारी सीट है जो अनुसूचित जनजाति के लिए है, ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु
नहीं, लोकसभा में अनुसूचित जाति हो तो आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। कौन कौन है? गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। और लोकसभा में जनजाति सीटों के लिए कोई आरक्षित सीट नहीं है। ठीक है, बिहार का चौहद्दी हम देख लेते हैं। उत्तर में नेपाल है और नेपाल से बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन है? ऊपर से लाइन में आप देख लेंगे, नीचे मैप दिया हुआ, देखिए मैप से हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये जो है नेपाल से सटे जिले हैं और 7 जिले हैं। ठीक है, जो उत्तर में पड़ते हैं। और दक्षिण में झारखंड राज्य है, झारखंड के साथ 8 जिले सीमा साझा करते हैं। तो उसको हम देख लेते हैं, मैप से देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, जो झारखंड से 8 जिले सीमा साझा करते हैं उनका नाम है कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर। ठीक है, चलिए, नहीं देखिए, दक्षिण में झारखंड, उसमें कैमूर जिला नहीं, कैमूर का बॉर्डर झारखंड से नहीं लगता है। ठीक है, रोहतास का ही लगता है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार का लगता है। एक लास्ट में थोड़ा सा कटिहार का ही पोर्शन आता है। ठीक है, तो हम लोग कटिहार और नहीं देखे थे और हम लोग कैमूर को देख लिए थे। नहीं, तो झारखंड के साथ 8 जिले सीमा साझा कौन करते हैं? तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, भागलपुर, बांका और कटिहार, मतलब टोटल 8 जिले। पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिला सीमा साझा करता है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। पश्चिम उत्तर प्रदेश राज्य है, इससे भी 8 जिला सीमा साझा करता है, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण। ठीक है, तो ये हम लोग बिहार की चौहद्दी से देख लिए कौन से जिले से कितने, कौन से राज्य से कितने जिले सीमा साझा करते हैं। ठीक है, अब हम लोग और वन लाइनर पे आते हैं। बिहार का राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष। ठीक है, 2 स्वास्तिक चिन्हों से घिरा हुआ बोधि वृक्ष। ठीक है, राजकीय वृक्ष है पीपल, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। राजकीय पुष्प है गेंद, जो गेंदा का फूल होता है। कब घोषित किया गया? 2013 में इसको घोषित किया गया। राजकीय पशु है बैल, 2013 से पूर्व क्या था? रीछ, मतलब इसको भी 2013 में घोषित किया गया। तो ये सब ध्यान रखने वाली बातें हैं। राजकीय पक्षी है गोरैया, 2013 से पूर्व फाख्ता था। मतलब तो ये जितने भी घोषणाएं हुई हैं 2013 में हुई है। जैसे राजकीय पुष्प 2013 में घोषित हुआ गेंदा, राजकीय पशु बैल, उससे पहले 2013 से पहले रीछ था। राजकीय पक्षी गोरैया 2013 से पूर्व फाख्ता था। राजकीय मछली है मांगुर, इसको घोषणा की गई 2008 में। ठीक है, चलिए, राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। बिहार का राजकीय गीत है मेरे भारत के कंठा तुझको संसत वंदन बिहार। ये बिहार का राजकीय गीत है। तो इस गीत के गीतकार कौन है? सत्यनारायण। संगीतकार हैं हरि प्रसाद चौरसिया, शिव कुमार शर्मा। मान्यता दी गई इस गीत को 2012 में। राजकीय गीत हो गया मेरे भारत के कंठा तुझको सत सत वंदन बिहार। बिहार राज्य का प्रार्थना गीत है मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। ये प्रार्थना गीत है और वो राजकीय गीत था। चलिए, ठीक है, कुछ और हम लोग देख लेते हैं फैक्ट में। ये बिहार का सामान्य परिचय है अभी। ठीक है, चलिए, प्रमंडल व संबंधित जिले हैं। देखिए, टोटल 9 प्रमंडल है। सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, पटना, मगध, मुंगेर और भागलपुर। आप लोग जिस प्रमंडल से बिलोंग करते होंगे आपको मतलब उस संख्या तो याद ही होगा। जैसे सारण में 3 जिला है, तिरहुत में 6, दरभंगा में 3, कोसी में 3, पूर्णिया में 4, पटना में 6, मगध 5, मुंगेर 6 और भागलपुर 2। आप इन मैंने कौन से प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, कभी कभी ये सवाल पूछ दिया जाता है। ठीक है, चलिए, ये मैप के अनुसार दिया गया है बिहार के प्रमंडल और जिले। ठीक है, तिरहुत में ये सब आता है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये तिरहुत में आता है। उसी तरह दरभंगा, कोसी, पूर्णिया। ठीक है, फिर नीचे मगध में है 5 जिला, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया और नवादा। उसी बाद मुंगेर में है, ठीक है, भागलपुर और पटना, सारण। तो आप इसको आप एक बार सारे प्रमंडलों का अध्ययन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, किसमें कौन कौन से जिले आते हैं। ठीक है, चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं बिहार का भूगोल। हम लोग इससे पहले देख रहे थे बिहार का सामान्य परिचय, जो हम लोग ने बहुत अच्छे से देखा। ठीक है, और यहाँ से हम लोग अब शुरू करेंगे बिहार का भूगोल। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, जो भी होगा इसमें पूरी
पूरे एक ही वीडियो हम लोग कवर करेंगे, जो कि आपको कोई भी वीडियो बार बार खोल के ना देखना पड़े, आप एक ही वीडियो में संपूर्ण भूगोल का अध्ययन कर लें। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं फ्रेंड। चलिए, बिहार का भूगोल यहाँ पे है। बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। यह गंगा के मैदान क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। बिहार पूर्वी भारत में स्थित राज्य है जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित है। हम लोग पूरे डिटेल में हम लोग बिहार भूगोल का चर्चा करेंगे, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, आप पूरे मैप से और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे बिहार का भौतिक विभाजन के बारे में बोल रहा है कि बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पर्वतीय तराई क्षेत्र, दूसरा है मैदान, तीसरा है पठार। पर्वतीय क्षेत्र में क्या आता है? सुमेश्वर श्रेणी, रामनगर, दून और दून घाटी। मैदान में क्या है? उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। हम लोग आगे इसको डिटेल्स में देखेंगे, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। पठार क्या है? धरवाड़ चट्टान है और विंध्यन चट्टान है, जो पठार जो भी दक्षिण में ही आता है। ठीक है, तो मतलब हम लोग बिहार का भौतिक विभाजन में मैंने 3 तरह का विभाजन हम लोग किए हैं, पर्वतीय, मैदान और पठार। चलिए अब हम लोग मैप से देख लेते हैं। पर्वतीय कौन कौन था? सुमेश्वर श्रेणी, दून घाटी, रामनगर, दून। और जैसे देखिए गंगा का मैदान हो गया ये, जैसे ये उत्तरी गंगा का मैदान ये हो गया और दक्षिणी गंगा का मैदान ये हो गया। पठार ये हो गया, दक्षिण का पठारी क्षेत्र ये हो गया। ठीक है, तो ये मतलब ये हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे आगे जाके। कोसी नंदा दोआब हो गया, ये महानंदा नदी हो गया। ठीक है, सब नदियों का चर्चा करेंगे तो ये सब गंडक पता चलेगा, फिर दोआब गंगा नदी, सोन नदी, दोआब ये है, तो ये सब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। चलिए अब हम लोग जो विभाजन हम लोग किए थे पर्वतीय क्षेत्र, तराई क्षेत्र को 3 मतलब टोटल बिहार के भौतिक विभाजन 3 भागों में किए, तो उसको हम डिटेल अध्ययन अब करते हैं। ठीक है, पर्वतीय तराई क्षेत्र बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 932 वर्ग किलोमीटर है। फ्रेंड, इसका डिटेल पूछता है, मतलब डाटा पूछता है कि पर्वतीय जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल कुल कितना है, तो 932 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण जिले में है। इसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया। हम लोग ने देखा था कि पश्चिम चंपारण में ही पर्वतीय क्षेत्र पड़ता है, और उस पर्वतीय क्षेत्र का विभाजन में हम लोग 3 श्रेणी में देखे थे, जैसे सुमेश्वर श्रेणी, रामनगर, दून और दून घाटी। सुमेश्वर श्रेणी को हम लोग देख लेते हैं। यह श्रेणी भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। यह उत्तरी सीमा में है जो उस बिंदु से फैलती है जहाँ त्रिवेणी नहर शुरू होती है, भिखना ढोरी दर्रे के पास समाप्त होता है। इस श्रेणी का निर्माण तृतीय काल में हुआ था। यह पहाड़ियाँ उत्तरी गंगा के मैदान में स्थित है और बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग को घेरे हुए है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी सुमेश्वर पहाड़ी है, 874 मीटर। ठीक है, मतलब सुमेश्वर श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी क्या हो गया? सुमेश्वर पहाड़ी, जिसका ऊंचाई है 874 मीटर। तो ऐसे पूछा जा सकता है। दूसरा है रामनगर दून। रामनगर पहाड़ी श्रृंखला सुमेश्वर पहाड़ियों के दक्षिण किनारे पर स्थित है, मतलब सुमेश्वर से दक्षिण में ये स्थित है। कभी कभी अवस्थिति भी पूछ दिया जाता है कि सुमेश्वर से दक्षिण में कौन है, दून घाटी या रामनगर दून, उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सुमेश्वर से दक्षिण में है रामनगर दून। ठीक है, यह बेतिया जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर गंडक नदी के तट पर स्थित है। रामनगर दून कई छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जो 214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इसे दक्षिण श्रेणी के रूप में देखा जा सकता है। यह दक्षिणी पर्वतमाला 32 किलोमीटर लंबी और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ी है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी संतपुर है जो 242 मीटर के मतलब ऊंची है के निकट है। हरहा नदी घाटी रामनगर दून के उत्तर पूर्व में स्थित है। जैसे देखिए सुमेश्वर श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी था सुमेश्वर पहाड़ी जो 874 मीटर ऊंची है, और रामनगर दून का सबसे ऊंची चोटी है संतपुर, ये 242 मीटर ऊंची है। तो यह पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए तीसरा हम लोग आते हैं पर्वतीय क्षेत्र के। यह दून घाटी, यह घाटी सुमेश्वर और रामनगर पर्वतमाला के बीच स्थित है। इसे दून वैली के नाम से भी जाना जाता है। यह 21 किलोमीटर लंबा और 152 मीटर ऊंचा है। 214 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ इस घाटी की अधिकतम ऊंचाई लगभग 240 मीटर है। ठीक है, हम लोग पर्वतीय क्षेत्र को देख लिए, अब हम लोग मैदान के बारे में देखते हैं। ठीक है, मैदानी क्षेत्र। बिहार का कुल भूभाग 96% भाग मैदानी है। इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है।
इस मैदान के मध्य से गंगा नदी बहती है और गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर इसे 2 उपवर्गों में बांटा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी बहती है और उसी गंगा नदी को बॉर्डर मानकर मतलब मैदानी भाग को उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार करके बांटा गया है। ठीक है, जैसे उत्तरी गंगा का मैदान, यह मैदान गंगा नदी के उत्तर में अवस्थित है। इस मैदान का निर्माण गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी और महानंदा जैसे नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से हुआ। जैसे हम लोग यह भी जितना भी नदी का नाम लिए सब उत्तर में बहता है, तो इन्हीं नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से उत्तरी गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, चलिए और हम लोग देख लेते हैं। इस मैदान का उत्तर पश्चिमी भाग जो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, उच्च ऊंचाई वाला तराई क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र की मिट्टी चट्टानी और छिद्रपूर्ण है। इसमें रिसाव का स्तर अधिक है, जिसके परिणाम स्वरूप जल स्तर भी ऊंचा है। इस मैदान का ढलान उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस मैदान का भाग अपेक्षाकृत ऊंचा है। यह जलोढ़ पंखों का स्थान है, जिसका निर्माण गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदी नदियों के तलछट से हुआ है। उत्तरी बिहार का यह मैदान दोआब में विभाजित है। दोआब क्या कहते हैं? 2 मिलती हुई नदियों के बीच की भूमि। घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। मतलब जैसे 6 नदियाँ, मतलब टोटल जितनी भी नदियाँ हैं उसी को मतलब उत्तरी बिहार का मैदान को दोआब के रूप में विभाजित कर दिया गया है, जिसे घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी और कोसी महानंदा दोआब। ठीक है, हम लोग इसका भी चर्चा करेंगे। अब देखते हैं दक्षिणी गंगा मैदान। गंगा नदी से दक्षिण और दक्षिण की पठारी पहाड़ी क्षेत्रों के मध्य दक्षिण गंगा मैदान अवस्थित है। उत्तरी गंगा मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है। यह त्रिकोणीय आकार का मैदान है और इसे मगध का मैदान से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल लगभग 1230 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, नालंदा और नवादा जिला शामिल है। इस मैदान का निर्माण गंगा नदी, इसकी मुख्य सहायक नदियों जैसे पुनपुन, सोन, फल्गु नदी की सहायक नदियों द्वारा हुआ है। ठीक है, जैसे उत्तर गंगा के मैदान को भी बांटा गया था, उसी तरह इसको भी 3 उपवर्गों में बांटा गया है। गंगा सोन दोआब, मगध सोन दोआब, अंग का मैदान। हम लोग इसका मैप जो भी दोआब हम लोग ने अभी देखा उत्तर गंगा के मैदान के लिए और दक्षिण गंगा के मैदान के लिए, उसको हम लोग मैप से आगे देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग तीसरा पे आ जाते हैं, पठार। ठीक है, बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र है, जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र 2 क्रम की चट्टानें हैं, धरवाड़ चट्टानें और विंध्यन चट्टानें। धरवाड़ चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती है? मुंगेर, जमुई, नवादा, गया में। विंध्यन है कैमूर और रोहतास में। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देख लेते हैं। बिहार को उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चौर या मन कहा जाता है। एक क्वेश्चन आता है, हमेशा आता रहा है कि बिहार के, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखे होंगे भी, कि उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उसको ऑप्शन में चौर या मन रहता है। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति को दियारा प्रदेश कहते हैं। जो गंगा से जस्ट सटा हुआ क्षेत्र को हम लोग दियारा प्रदेश भी कहते हैं। उत्तर गंगा मैदान में कई मन, चौर, गोखुर जिले के रूप में पाए गए हैं। ठीक है, दक्षिण गंगा मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहते हैं। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र को दियारा प्रदेश कह दिया, जो गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र से बना हुआ है, और दक्षिणी गंगा मैदान में जो तटबंध से लगा दक्षिणी क्षेत्र है उसको टाल कहते हैं। ठीक है, उत्तरी गंगा का मैदान बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग देखते भी होंगे कि हमेशा अभी हाल फिलहाल में उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी और दक्षिण बिहार सूखा हुआ था। चलिए देखिए, जैसे देखिए विंध्यन हो गया, जो हम लोग देखे थे। विंध्यन कहाँ पाया जाता है? कैमूर और रोहतास में। आई धरवाड़ चट्टानें हैं। आई कॉटनरी मैदानी भाग इसको बोल दिया गया। और टर्सरी चट्टानें कहाँ पाया गया? सिर्फ पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण में। ठीक है, चलिए अब हम लोग ने जो पढ़ा था धारवाड़, विंध्यन, टर्सरी, कॉटनरी, तो हम लोग देख लेते हैं इसका निर्माण काल क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। तो धरवाड़ चट्टान का निर्माण हुआ प्री कैम्ब्रियन में। इस क्षेत्र माने धरवाड़ चट्टान मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर आदि में पाया जाता है। अब बिहार में सबसे प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र यही है।
ठीक है। विंध्यन भी प्री कैम्ब्रियन काल का है, कैमूर रोहतास में केवल पाया जाता है। दूसरा प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है। सीमेंट उद्योग चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, हम लोग जानते भी हैं कि चूना पत्थर में सर्वाधिक रोहतास वगैरह में मिलता है, ठीक है। टर्शियरी जो क्षेत्र है प्लेस्टोसिन युग का है, ये पश्चिमी चंपारण में केवल है। सुमेसर पहाड़ी क्षेत्र स्थित है इसमें, और सबसे नवीन पहाड़ी क्षेत्र टर्शियरी ही है, ठीक है। और क्वाटरनरी है जो प्लेस्टोसिन एवं होलोसिन काल का है, वो गंगा के मैदान को क्वाटरनरी नाम दे दिया गया। अब बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है, कृषि के लिए सबसे उपयोग क्वाटरनरी चट्टानी है। तो ये हम लोग मतलब पूछा भी जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग बिहार के जलवायु के बारे में पढ़ लेते हैं। हम लोग बिहार का भौतिक विभाजन हम लोग ने देख लिया, ठीक है। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिए, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी एडिटोरिया जो फैक्ट देता है वो एकदम जितना एग्जाम में पूछा जाता है उससे ज़्यादा नहीं देता। बाकी सारे बुक में आपने देखा होगा कि बहुत सारा जैसे बिहार का भूगोल दिया हुआ तो पूरी मोटी किताब कर दिया कि नहीं, पूरा डिटेल दिया हुआ, उसका मतलब नहीं है, ठीक है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बिहार का जलवायु हम लोग देख लेते हैं अब। किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। क्वेश्चन है ये, हूबहू क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार की जलवायु कैसी है? बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। बिहार में जलवायु को प्रभावित निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। मतलब बिहार में जो जलवायु है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो अक्षांशीय स्थिति, उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति, बंगाल की खाड़ी से दूरी, ऊंचावच, मानसून का प्रभाव, ग्रीष्म हवाएं आदि, ठीक है। चलिए, बिहार के उत्तरी भाग व दक्षिणी भाग के भौगोलिक दशाओं में अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेत्ताओं बिहार की जलवायु का अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया है। ये हमेशा क्वेश्चन आता है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु कैसी है? तो ऑप्शन में हमेशा देखते होंगे CWG। ये 67वीं और 68वीं दोनों में आया हुआ सवाल है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का जलवायु संकेतक क्या है? CWG, ठीक है। उसी तरह त्रिवार्था का दिया हुआ, थॉर्नवेट का दिया हुआ, आप इसको देख लेंगे। त्रिवार्था के अनुसार CAW है उत्तरी बिहार, दक्षिणी बिहार AW है। थॉर्नवेट के अनुसार उत्तरी पश्चिम संकीर्ण क्षेत्र को CB-W दिया हुआ है, शेष बिहार को CA-W दिया हुआ है, ठीक है। कोपेन से अनुसार हमेशा पूछा जाता है, उसका CWG आंसर होगा। चलिए, बिहार में ऋतुओं की चर्चा कर लेते हैं। बिहार में सामान्यतः 3 ऋतुएं होती है। ग्रीष्म ऋतु, जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है तब तापमान में वृद्धि से वायु दाब में कमी आने लगती है। यह मार्च से मध्य जून की स्थिति होती है, ठीक है। मतलब जब सूर्य का उत्तरायण होता है तो ग्रीष्म ऋतु का काल आता है, ठीक है। इस मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती है जिन्हें लू कहा जाता है, ठीक है। इस मौसम में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे गर्म स्थान गया 47 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। मानसून आने से पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है, जिसे नॉर्वेस्टर या काल वैशाखी कहते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको आप याद रखेंगे कि मानसून आने के पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है, जिसे नॉर्वेस्टर या काल वैशाखी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग वर्षा ऋतु का चर्चा कर लेते हैं। जून मध्य से अक्टूबर मध्य के बीच समय को बिहार में वर्षा ऋतु के रूप में जाना जाता है। बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है। बिहार में जुलाई एवं अगस्त में अधिक वर्षा होती है। बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर, हम लोग सामान्य परिचय में भी एक चीज़ देखे थे। वर्ष 22-23 में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में हुई थी 215 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा सबसे कम वर्षा जहानाबाद में 57 सेंटीमीटर हुई थी, ठीक है। ये 22-23 का डेटा दे रहा है, ठीक है। बिहार में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा वर्षा किसके कारण होता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से। बिहार में उत्तरी भाग में अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ से तथा दक्षिण बिहार कुछ भाग सूखा से प्रभावित होता है। ये हम लोग बिहारी हमेशा अनुभव करते हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग शीत ऋतु में आते हैं। शीत ऋतु, इसका काल मध्य अक्टूबर से फरवरी माह तक होता है। मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु आरंभ हो जाती है। बिहार में दिसंबर व जनवरी माह सर्वाधिक ठंडक वाला होता है। सर्वाधिक ठंडा जिला गया है।
मतलब सर्वाधिक गर्म जिला भी गया है और सर्वाधिक ठंडा जिला भी गया है। ठीक है। दिसंबर जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है। ये वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। ठीक है। बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र अब हम लोग देख लेते हैं। बिहार में कृषि की दशा एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में बांटा गया है। दक्षिण बिहार के तीसरे वर्ग को 2 वर्ग में उपवर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है। चलिए हम लोग मैप से देख लेते हैं। जैसे कृषि जलवायु के मतलब के आधार पर मतलब जलवायु के क्षेत्र पर कृषि को 3 भागों में बांटा गया है, जोन 1, जोन 2 और जोन 3। जोन 3 को जो है 2 उपवर्गों में बांटा गया है। तो इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि जोन 1 में कितने ज़िले हैं, जोन 2 में कितने ज़िले हैं और जोन 3 में कितने ज़िले हैं। इससे ज़्यादा कभी कोई क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए मधुबनी या दरभंगा दे देगा, बोलेगा ये कौन सा जोन कृषि जलवायु जोन में आता है। तो इसको आप ध्यान से 1-2 बार देखेंगे बॉर्डर मैप को तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, जितना भी, जैसे आपको याद करने का ट्रिक है, जैसे मधुबनी है, दरभंगा है, समस्तीपुर, बेगूसराय का एक बॉर्डर मान लीजिए। इससे बॉर्डर का लेफ्ट जितना भी है सब जोन 1 में है और इसी के बॉर्डर के राइट जितना भी है सब जोन 2 में है। और नीचे का पार्ट तो आपको याद ही नहीं रखना, नीचे वाला पूरा को जोन 3 माना गया। हाँ, उपवर्ग में जरूर बांटा गया, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए देखिए, जोन 1 में 13 जिला है, जोन 2 में 8 और जोन 3 में 17 जिला है। 13, 8, 21, 17, 38। और जोन 3 के ए में 6 जिला, जोन 3 के बी में 11 जिला। तो आप 13 जिला का नाम दिया हो, आप इसको ज़रूर देख लेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ज़्यादा इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा मैप का ध्यान रखेंगे तो अभी बन जाएगा क्वेश्चन। कभी कभी पूछ देता है कि पूर्णिया किस जोन में आता है, तो पूर्णिया पूरब में है और उत्तर में है, तो ये पूर्णिया जोन 2 में आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या है? जोन 1 का विशेषताएं है, इस क्षेत्र में औसत वर्षा 104 से 145 सेंटीमीटर तक होती है। खादर मिट्टी की प्रधानता है। मुख्य फसलें क्या है? गन्ना, धान, गेहूँ, अरहर, मक्का। जोन 2 है, उसमें वर्षा 120 से 140 है, इसमें वर्षा ज़्यादा है। हम लोग ऊपर में पढ़े भी थे कि किशनगंज सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, किशनगंज इसी क्षेत्र में आता है। जैसे देखिए, मुख्य फसलें जूट, धान, चाय, मक्का आदि है। और जोन 3 का क्या विशेषता है कि इस क्षेत्र में 95 से 115 सबसे कम वर्षा इसी क्षेत्र में होता है, जो कि एक क्योंकि ये पूरा दक्षिण का क्षेत्र है। ठीक है। यहाँ बांगर मिट्टी की प्रधानता है और मुख्य फसलें गेहूँ, दाल, अरहर और चना है। ठीक है। तो ये कृषि जलवायु क्षेत्र हम लोग देखे थे। टोटल 3 क्षेत्र में बांटा गया है। पहला जोन 1 में 13 जिले, जोन 2 में 8 और जोन 3 में 17 जिले पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए, बिहार का अपवाह तंत्र हम लोग देख लेते हैं। बिहार के अपवाह तंत्र मतलब बिहार में नदियाँ, ड्रेनेज सिस्टम को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। बिहार की नदियाँ। बिहार अपवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ नदियों एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। अपवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, हिमालयी नदियाँ और पठारी नदियाँ। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको ध्यान रखेंगे तो इजी क्वेश्चन आता है और बन जाता है। ठीक है। चलिए, हिमालयी नदियों का विशेषता क्या है ये देख लेते हैं। ये वर्ष भर जल प्रवाह वाली नदियां हैं, इसीलिए इसे सदा नीरा भी कहा जाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि बिहार की नदियां सदा नीरा, उत्तरी बिहार की नदियां सदा नीरा क्यों हैं, क्यों कहा जाता है? तो ये हमेशा प्रवाहित होती हैं। ठीक है। यह उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है। यह नदी पूर्ववर्ती होती है। ये नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। ये नदियाँ बाल्य अवस्था में है, मतलब नई है। ये मार्ग परिवर्तन और गोखुर झील बनाने वाली नदियाँ हैं। अत्यधिक जल संग्रह के कारण बाढ़ के कारण बनती है। गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती है जो हिमालयी नदियाँ हैं। ठीक है। और ये सभी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। पठारी नदियाँ हम लोग देख लेते हैं। वर्षा आधारित नदियाँ हैं, मतलब वर्षा होगी तो इन नदियों में पानी होगा, वरना सूखा रहेगा। दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ये नदियाँ अनुवर्ती होती है। ये नदियाँ छोटे डेल्टा बनाती है। ये नदियाँ पौड़ अवस्था में है, यानी सीधा गमन करने वाली नदियाँ हैं। बाढ़ की संभावना कम है। सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय नदियाँ ये है जो पठारी नदियाँ हैं। ठीक है। अभी इन सब नदियों का चर्चा हम मैप से कर लेते हैं। ठीक है। जैसे हिमालयी नदियाँ कहा गया था कि उत्तर से दक्षिण है। देखिए, सबका डायरेक्शन उत्तर से लेकिन दक्षिण ही है। ये भी दक्षिण तरफ आ रही है। बूढ़ी गंडक भी दक्षिण। ये भी गंगा जो बीच से गुजर रही है बिहार के बीचों बीच से,
इधर सोन नदी है, दक्षिण से उत्तर जा रही है। फल्गु, क्यूल सब दक्षिण से उत्तर जा रही है। महानंदा है, सब उत्तर से दक्षिण आ रही है। कोसी उत्तर से दक्षिण आ रही है। तो ये विस्तृत जानकारियाँ हैं, ठीक है, नदी के बारे में। अभी और हम लोग चर्चा करें नदी के बारे में, इससे सवाल बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। चलिए, सबसे ज़्यादा सवाल जो रहता है अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सबसे ज़्यादा सवाल क्या रहता है, सबसे ज़्यादा सवाल रहता है कि जैसे कोई नदी है, जैसे मान लीजिए गंगा तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बताया जा रहा है यहाँ पे। गंगा के बारे में इतना नहीं पूछेगा कि इसका उद्गम तो गंगोत्री उत्तराखंड से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है, बस यही पूछता है एक। लेकिन पूछता है बाकी नदियों से क्या कि घाघरा जो नदी है गंगा में कहाँ पे मिलती है, ये सवाल बनता है। जैसे इसका संगम कहाँ है, गंगा में सारण जिले में मिलती है, ये सवाल है। और ये बिहार में इसकी लंबाई है 83 किलोमीटर। उसी तरह गंडक है, इसका उद्गम नेपाल है, गंगा में कहाँ मिलती है, सोनपुर में मिलती है, 260 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है और गंगा में खगड़िया में मिलती है, ये पूछा जाता है। बागमती महाभारत श्री नेपाल से कोसी में मिलती है, ठीक है, कोसी में मिलती हुई गंगा में आती है। कोसी कहाँ मिलता है, कुर्सेला में, कटिहार में गंगा में मिलता है। गोसाई स्थान से आता है कोसी, ठीक है। उसी तरह महानंदा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से पहाड़ी है, मतलब जिले की पहाड़ी से निकलती है और गंगा में मालदा में मिलती है। ये एकमात्र नदियाँ जो बिहार में तो बहती है, लेकिन उद्गम भी इसका बाहर में है पश्चिम बंगाल से, और मिलती भी है जाके मालदा में, मतलब बिहार में नहीं मिलती है गंगा में, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, महानंदा से यही क्वेश्चन पूछा जाता है। कर्मनाशा है, बिंद पहाड़ी से निकलती है और चौसा में मिलती है गंगा में। सोन है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, जो दानापुर में मिलती है गंगा में, ठीक है। पुनपुन है, जो झारखंड से आती है, वो फतुआ में मिल जाती है गंगा में, ठीक है। उसी तरह फल्गु, जिसको निरंजना नदी भी कहते हैं, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, पुनपुन नदी के साथ गंगा नदी में मिल जाती है। अजय जमुई से निकलती है, गंगा में पश्चिम बंगाल में मिलती है। हाँ, इसका क्वेश्चन क्या है कि कौन सा नदी है जो बिहार से निकलती है लेकिन गंगा में मिलती है बंगाल में, तो जमुई अजय नदी है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यूल हजारीबाग से निकलती है और गंगा लखीसराय में मिलती है। सकरी नदी है जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, क्यूल नदी के साथ गंगा में मिल जाती है। तो ये पोर्शन महत्वपूर्ण है कि कौन नदी का मुहाना क्या है, मतलब किस नदी का मुहाना क्या है। तो इस चैप्टर को, नदी चैप्टर को आप वीडियो को पॉज करके 2-3 बार आप इसको देख सकते हैं। और इसका PDF हम भेज देंगे टेलीग्राम चैनल हिडन नॉलेज के, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस गंगा नदी से लेके सकरी नदी का जितना भी नदियों का जो जाल है यहाँ पे बिहार में, इसका मुहाना जरूर याद कर लेंगे, ये पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग डिटेल चर्चा कर लेते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। हालांकि वो एक पूरा जो ऊपर जो चार्ट दिया हुआ था उसमें पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन हम लोग इसका डिटेल चर्चा कर लेते हैं। इसका लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन मतलब इंडियन ज्योग्राफी का हो गया कि अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद कौन सा नदी का निर्माण हुआ, तो गंगा नदी का। गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी व प्रवाह तंत्र का आधार है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान जरूर रखेंगे। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है और कटिहार एवं भागलपुर से सीमा बनाती हुई बक्सर से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से गुजरती है और 12 जिलों का नाम क्या है, बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि गंगा नदी बिहार से कितने जिलों से गुजरती है और इसकी लंबाई सर्वाधिक कहाँ है, तो सर्वाधिक लंबाई इसका पटना जिला में है, ठीक है। गंगा की सहायक नदियाँ में ये घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन, ठीक है, आदि नदियाँ बिहार में गंगा में मिलती है, जबकि महानंदा अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती है, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि वो वही जो अजय बोल रहा है जिसका उद्गम तो बिहार में है, जमुई जिला से अजय का उद्गम है, लेकिन
मिलता है बिहार से बाहर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। महानंदा तो है बाहर से आती भी है और बाहर जाके मिलती है, तो इस पर कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। हाँ, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी कहा जाता है और यह अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो ये गंगा नदी का था पूरा डिटेल्स। इसमें क्वेश्चन लायक 2-3 चीज़ है कि बिहार में इसकी लंबाई कितनी है, भागीरथी और अलकनंदा के मिलन से गंगा का निर्माण हुआ, बिहार के 12 जिलों से गुजरती है, सबसे बड़ा जिला है लंबाई है पटना, ठीक है। और इसे बांग्लादेश में पद्मा नदी और अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये मेन पॉइंट हो गया गंगा नदी का। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग घाघरा नदी। यह मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है और बिहार के सिवान में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा मिल जाती है। अन्य नाम इसको सरयू है, मैदानी भाग में गोगरा, करताली नेपाल में इसको करनाली नेपाल में बोलते हैं इसको। इसकी सहायक नदियाँ राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भेरी, सेती आदि हैं, ठीक है। मेन घाघरा का सवाल है कि तिब्बत से निकलती है और सिवान में प्रवेश करती है, ठीक है। गंडक नदी, गंडक नदी को नारायणी मैदानी भागों में, सप्तगंडकी, शालिग्रामी नेपाल में नाम से भी जाना जाता है। मतलब गंडक को नेपाल में शालिग्रामी बुलाया जाता है। गंडक की मुख्य शाखा में धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों का पार करते समय गौज बनाती है और बिहार में भैंसा लोटन जो पश्चिम चंपारण में है प्रवेश करता है। मतलब गंडक नदी पश्चिम चंपारण से प्रवेश करती है बिहार में, ठीक है। भैंसा लोटन जगह है वहाँ से। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच करीब 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। एक सवाल है, ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ काली गंडक, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक है। इसमें मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है, इसलिए इसका नाम नेपाल में शालिग्रामी है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे कि गंडक नदी में मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को क्या कहा जाता है, तो शालिग्राम कहा जाता है। चलिए बूढ़ी गंडक देख लेते हैं। सुमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। इसका अन्य नाम सीकरहना ऊपरी भाग में है। इसकी सहायक नदियां मसान, बालोर, त्यूर, धनौती आदि हैं। जैसे डिटेल्स ज़्यादा डीप जाना चाहेगा तो सहायक नदियां से क्वेश्चन पूछता है, जिसमें बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। तो आप सहायक नदियां एक एक पर बस रीड कर लीजिएगा ज़रूर। अब आते हैं बागमती नदी में। यह नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है। यह बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है तथा अंत में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोसी में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। इसकी सहायक नदियां हैं लाल बकिया, लखनदेही, मनोहरा, अधवारा, विष्णुमती आदि। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू एवं पशुपतिनाथ मंदिर भी स्थित है। मतलब पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी किनारे है, तो बागमती नदी के किनारे हम नेपाल में है, ठीक है। अब हम लोग सबसे महत्वपूर्ण नदी और बिहार की शोक कहने जाने वाली नदी के बारे में चर्चा करेंगे, कोसी नदी। यह नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्तकोशी कहा जाता है क्योंकि यह 7 धाराओं के मिलन से बनती है। क्वेश्चन है कि 7 धाराओं से के मिलने से किस नदी का निर्माण हुआ है, तो कोसी नदी, और इसको नेपाल में सप्तकोशी कहा जाता है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है तथा कुर्सेला जो कटिहार के पास है गंगा नदी में विलीन हो जाती है। क्वेश्चन हमेशा इससे पूछा जाता है और यही क्वेश्चन पूछता है। कोसी नदी मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ अरुण, तमोर, लिखू, दूध कोसी, तामा कोसी, इंद्रावती, सुन कोसी आदि है, ठीक है। अब हम लोग महानदी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा में गंगा नदी मिल जाती है। मतलब ये एकमात्र नदियाँ है जो बाहर से आती है, जैसे पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से आती है और बिहार में इसका ट्रेवल तो करती है, लेकिन ये फिर बाहर जाके ही मिलती है। पश्चिम बंगाल में गंगा मिलती है। ये उत्तर पूर्व की सबसे पूर्वी नदी है, उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी, ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ हैं पेनोर, नागर, बालासर, मेची, कर्मनाशा नदी। अब जितना भी ऊपर हम लोग देखे उत्तर की नदियाँ का चर्चा किए, अब हम लोग यहाँ से दक्षिण की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे कर्मनाशा नदी दक्षिण में सबसे पश्चिमी नदी है। यह उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती हुई चौसा में गंगा नदी मिल जाती है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी, हम लोग पहले ही हमने बताया। कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी माना जाता है। मतलब कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस नदी में जो नहाता है उसका कर्म का नाश हो जाता है।
इसलिए इसको अपवित्र नदी माना गया है। ठीक है, जैसा जो भी है। अब आते हैं दक्षिण बिहार की दूसरी नदी सोन नदी। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से निकलती है। यह रोहतास एवं गढ़वा जिले जो झारखंड के है के बीच में बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर दानापुर में गंगा में मिल जाती है। मतलब सोन नदी है जो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और मनेर दानापुर में गंगा में मिल जाती है। यमुना के बाद गंगा का दूसरा सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल है। सोन नदी पर डेहरी बांध जो रोहतास, इंद्रपुरी बैराज रोहतास, बाणसागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। तो पूछा जा सकता है कि बाणसागर बांध कहाँ स्थित है मध्य प्रदेश में और किस नदी पर? तो सोन नदी पर। ये तो बता देंगे डेहरी बांध कहाँ है, किसके नदी पर? सोन नदी। इंद्रपुरी बैराज रोहतास में है तो सोन नदी पर स्थित है। लेकिन बाणसागर बांध पूछ देगा तो फंस सकते हैं, उस पर ये भी सोन नदी के किनारे स्थित है। सोन नदी पर बने नहरों ने रोहतास, भोजपुर और शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बनाया है। ठीक है, अब आते हैं पुनपुन। झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद होते हुए फतुआ में गंगा नदी में मिल जाती है पुनपुन। इसकी प्रमुख सहायक नदियां मोहर, मादर, दरधा है। यह दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है। दरधा भी जहानाबाद में बहती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। यह दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है। फल्गु नदी है। यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली लीलाजन, जिसको निरंजना तथा मोहना नदियों के मिलने से बनती है। तो एक सवाल है कि लीलाजन और मोहना नदियों के मिलने से फल्गु नदी का निर्माण हुआ है। अंततः गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है जो गंगा की उप नदी है। गया में फल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है जहाँ पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री आते हैं। तो ये भी सवाल है, विष्णुपद मंदिर फल्गु नदी किनारे अवस्थित है। फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम गयाजी डैम बनाया गया। ये भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। ठीक है, फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो रबर डैम जो है जिसका नाम गयाजी डैम है, फल्गु नदी के किनारे ही बनाया गया है। फल्गु नदी के किनारे नहीं, मैंने उसी पर बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब बिहार में नदियों किनारे प्रमुख स्थित शहर हम लोग देख लेते हैं। जैसे पटना है, गंगा नदी किनारे है। मोकामा गंगा नदी किनारे। मुंगेर भी गंगा नदी किनारे। भागलपुर भी गंगा नदी किनारे। बक्सर गंगा नदी किनारे। छपरा घाघरा नदी किनारे। हाजीपुर गंडक नदी किनारे। उसी तरह सोनपुर गंडक, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक, खगड़िया बूढ़ी गंडक, समस्तीपुर बूढ़ी गंडक, दरभंगा बागमती नदी किनारे, गया फल्गु नदी किनारे और फतुआ पुनपुन नदी किनारे और गंगा नदी किनारे। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन एक एक बार आप देख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि बिहार की नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन सी है। ठीक है, बिहार की नदी घाटी परियोजनाएं। जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। इन परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पादन आदि को लक्षित किया गया है। बिहार में बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं सोन नदी, गंडक नदी और कोसी नदी। ठीक है, मतलब टोटल 3 बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। जैसे नाम से ही क्लियर है, बहुउद्देशीय मतलब इसका उद्देश्य बहुत कुछ है इस परियोजनाओं को बनाने का। जैसे सोन बहुउद्देशीय परियोजनाएं को हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए ये सोन का है। जैसे देखिए ये जलाशय है, पूर्वी सोन है, पश्चिमी सोन है, ये बांध यहाँ पे बना है। ठीक है, ये सोन नदी जा रही है। ठीक है, सोन बहुउद्देशीय परियोजना। सोन नदी परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में डेहरी में किया गया था। इसका देखिए डेट जरूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि 1874 ईस्वी में रोहतास में किया गया था। उस समय बिहार बंगाल का हिस्सा था। हम लोग ने पढ़ा था 1905 के बंगाल में, मतलब उस 1905 के मानचित्र में कौन कौन साथ था। हम लोग ने बिहार के समान परिचय में इसको देखा था। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे बड़ी पुरानी और प्रथम नदी घाटी परियोजना है। मतलब सोन नदी परियोजना प्रथम नदी घाटी परियोजना है। डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरें दोनों किनारे से निकाली गई है। पूर्वी सोन नहर, मतलब नदी पर बांध बना के 2 नहर का निर्माण किया गया। पूर्वी सोन नहर से क्या है, मतलब जो भी पूर्व में ज़िले हैं जैसे औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिंचाई की जाता है। मतलब इसी नहर से
इन सब जिलों में सिंचाई की व्यवस्था की गई है। पश्चिमी सोन नहर में, इस नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र, डेहरी जल विद्युत केंद्र 6.6 मेगावाट का तथा बारून जल विद्युत केंद्र 3.3 मेगावाट स्थापित किए गए हैं। बारून जल विद्युत केंद्र ज़्यादा प्रचलित नहीं है, तो इसको आप याद रखेंगे। बारू जल विद्युत केंद्र सोन नदी पर स्थित है। ठीक है। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। गंडक परियोजना भारत व नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल को मिलता है। गंडक परियोजना के लिए 1959 में ईस्वी में नेपाल के साथ समझौता हुआ। इस परियोजना का कार्य 1960 में प्रारंभ हुआ। ठीक है। सोन बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कब शुरू हुआ था? 1874 में ही, और वो सब पहली बहुउद्देशीय परियोजना है बिहार की। ठीक है। और इसका निर्माण 1960 में प्रारंभ हुआ। इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसा लोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया है। यह बैराज बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। ये गंडक परियोजना के जलाशय से पूर्व व पश्चिम की ओर नहर निकाली गई है, पूर्वी गंडक और पश्चिमी गंडक। ठीक है। पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है, जिसे तिरहुत, त्रिवेणी, दोन नहर के नाम से जाना जाता है। मतलब जो गंडक परियोजना है, जो पूर्वी नहर को भी 3 भागों में विभक्त किया गया है, तिरहुत, त्रिवेणी और दोन नहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। पूर्वी नहर 3 भागों में विभक्त है, तिरहुत, त्रिवेणी, दोन। तिरहुत, त्रिवेणी व दोन नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। आप अगर मैप को ध्यान में रखेंगे तो ये चीज़ इजली समझ में आ जाएगा, मतलब इजली घुस जाएगा दिमाग में। ठीक है। तो आप जब भी पढ़ें बिहार का भूगोल तो आप मैप को माइंड में रीड करते रहें। ठीक है। पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल होकर निकलती है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इनसे निकलने वाली सहायक नहरों से उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया, बिहार में सिवान, सारण में सिंचाई होती है। इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र अवस्थित है। इस प्रकार विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बना है। हम लोग ने सोन देखा, गंडक देखा। अब हम लोग कोसी बहुउद्देशीय परियोजना का चर्चा कर लेते हैं। कोसी परियोजना भारत व नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना का स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी। यह परियोजना 1954 में लागू हुई। ये परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया है। यह परियोजना 1965 में पूर्ण रूप से तैयार हुआ। परियोजना के तहत कहाँ पे बांध बनाया गया? तो हनुमान नगर बांध बनाया गया, जो कि नेपाल में है। ठीक है। कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व व पश्चिम की ओर नहरों का निर्माण किया गया है। पूर्वी कोसी नहर, इसमें अररिया, सुपौल, पूर्णिया आदि में सिंचाई होती है। पश्चिमी कोसी नहर में दरभंगा, मधुबनी, नेपाल, बेगूसराय आदि से सिंचाई होती है। अब हम लोग जलप्रपात देख लेते हैं। हम लोग नदी देख लिए कि कौन सा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे गंगा मिलती है। पूर्वी नदी कौन कौन सी है, उत्तरी नदी जो उत्तर से दक्षिण की ओर आती है गंगा मिलती है, कौन कौन सी है। और दक्षिणी नदी जो दक्षिण से उत्तर गंगा में मिलती है, वो कौन कौन सी है। इसको आप जरूर 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, इजली आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोग जलप्रपात देख लेते हैं। जब नदी की ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से जब नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। बिहार का प्रमुख जलप्रपात, क्वेश्चन इसे 1 न 1 नंबर का आता ही है। ठीक है। जैसे ककोलक जलप्रपात नवादा में है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है बिहार का दुर्गावती जलप्रपात। कर्मनासा जलप्रपात बक्सर में है। बक्सर में कर्मनासा नदी भी थी। धुआं कुंड जलप्रपात सासाराम में है। मांझर कुंड सासाराम में है। तुतली भवानी जलप्रपात सासाराम में, मतलब रोहतास जिला में है। जियार कुंड जलप्रपात भोजपुर में है। तेलहर कुंड कैमूर में है। ठीक है। 67वीं में तेलहर पूछा था तो कैमूर में है। ठीक है। चलिए आप इसको जरूर देख लेंगे, जिसे बस 2 मिनट का काम है याद करना। ककोलत नवादा, दुर्गावती रोहतास, कर्मनासा बक्सर, धुआं कुंड सासाराम, मांझर कुंड सासाराम, तुतला भवानी सासाराम, जियार कुंड भोजपुर, तेलहर कैमूर। ठीक है। चलिए अब बिहार की प्रमुख झीलों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। बिहार की प्रमुख झील है कांवर झील बेगूसराय में है। गोगा बिल या घोघा झील कटिहार में है। कुशेश्वर झील दरभंगा में है। घोड़ा कटोरा राजगीर में है।
अनुपम झील कैमूर में है, सिमरी झील सहरसा में है, जगतपुर झील भागलपुर में है, मोती झील मोतिहारी में है, सरैया मन झील बेतिया में है, पिपरा मन झील मोतिहारी में। ये झीलों का निर्माण है ना, नाम मैंने उस स्थान के नाम पर है, तो आप उस जिला से अगर बिलोंग करते होंगे तो इजली से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे कुशेश्वर स्थान दरभंगा में है तो कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा में है। ठीक है, सिमरी सहरसा में है तो सिमरी झील सहरसा में है, मोतिहारी में है तो मोती झील मोतिहारी हो गया। तो आप इसको नाम से भी याद रख सकते हैं, एक एक बार इसको आप पढ़ लेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, अब बिहार की प्रमुख नहरें हम लोग देख लेते हैं। जैसे त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर बनाया गया है, तिरहुत नहर गंडक, दोन नहर गंडक नदी पर। ठीक है, लाभान्वित क्षेत्र आप एक बार देख लेंगे, हालांकि इसका ज़रूरत नहीं है, बस ये पूछता है कि कौन सी नहर कौन सी नदी पर बनी है। पूर्वी कोसी कोसी नदी पर, पश्चिमी कोसी मतलब कोसी नदी पर, ये तो ठीक है। राजपुर कोसी, पूर्वी सोन सोन, पश्चिमी सोन सोन। ऊपर में हम लोग जब बहुउद्देशीय परियोजनाएं पढ़े थे तो इसका चर्चा हम लोग किए थे। ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे एक बार। चलिए, अब बिहार के गर्म जलकुंड देख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं, इससे क्वेश्चन आता है और ज़्यादा है नहीं, 2-3 जगह है और सब मैंने जितने भी झील गर्म कुंड है जलकुंड है 2-3 जगह ही है। जैसे राजगीर में है, मुंगेर में है और गया में है, मतलब यहीं पूरा इसी 3 जगह पूरा जलकुंड खत्म। जैसे अब राजगीर में है ब्रह्मकुंड, बिहार का सबसे गर्म जलकुंड का नाम है ब्रह्मकुंड, इसको याद रखेंगे। ठीक है, बिहार का सबसे गर्म जलकुंड ब्रह्मकुंड है। ठीक है, तो राजगीर में कौन कौन से गर्म जलकुंड है? ब्रह्मकुंड, सप्तधारा, मखदुम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड। तो मतलब ये राजगीर का हो गया, मतलब इसको एक बार अगर पढ़ लेंगे ध्यान रखेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। राजगीर में ब्रह्मकुंड, सप्तधारा, मखदुम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड। उसी तरह मुंगेर में लक्ष्मण कुंड, रामेश्वरम कुंड, जन्म कुंड, सिंगार कुंड, पंचतरत कुंड, सीता, ऋषि, भीमबाद, भरारी कुंड। मतलब राम लक्ष्मण से रिलेटेड जितना भी चीज़ है, राम लक्ष्मण सीता है, सब जितना भी कुंड है इस नाम से रिलेटेड मुंगेर में है, तो आप इस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। और गया में एकमात्र कुंड है अंगनी कुंड। ठीक है, तो राजगीर में एक बार और इसको देख लेते हैं। राजगीर में ब्रह्म कुंड जो बिहार का सबसे गर्म जल कुंड है, सप्तधारा, मखदुम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड, ये सब राजगीर हो गया। मुंगेर में आते हैं लक्ष्मण कुंड, रामेश्वरम कुंड, जन्म कुंड, सिंगार ऋषि कुंड, पंचतर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीमबांध कुंड और भरारी कुंड। ये हो गया मुंगेर में, और गया में एकमात्र अग्नि कुंड। तो हम लोग देख लिए। अब हम लोग बिहार की मिट्टी पे आते हैं। ठीक है, बिहार की मिट्टी कैसी है, कि कौन से बिहार को उत्तरी बिहार में कैसे मिट्टी पाई जाती है, दक्षिण बिहार में कैसे मिट्टी पाई जाती है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो बिहार की मिट्टी शुरू करते हैं। बिहार की ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक और अकार्बनिक मिश्रित कणों को मिट्टी कहते हैं। ठीक है, मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने तथा इन भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। मृदा के निर्माण में स्थलाकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति आदि की मुख्य भूमिका होती है। ये मिट्टी का बेसिक परिचय हम लोग ने देखा। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान कहते हैं, यानी पेडोलॉजी कहते हैं। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ये जनरल क्वेश्चन है। मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं और विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ लगभग 90% क्षेत्र में जलोढ़, अपोढ़, कछारी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में मिट्टी को उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार निम्नलिखित रूप से विभाजित किया गया है। जैसे उत्तरी बिहार की मिट्टी है पर्वत पादीय मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़, नवीन जलोढ़। पुरानी जलोढ़ को हम लोग खादर मिट्टी बांगर मिट्टी कहते हैं और नवीन जलोढ़ को खादर मिट्टी कहते हैं। उसी तरह दक्षिण बिहार की मिट्टी है टाल मिट्टी, कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़, लाल मिट्टी। ठीक है, अब हम लोग उत्तर बिहार की मिट्टी देख लेते हैं। उत्तर बिहार की मिट्टी है। उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और मुश्किल सहायक नदियों से हुआ है। उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 उपवर्गों में बांटा गया है। पर्वत पादीय मिट्टी, जिसे पिडमोंट मिट्टी भी कहा जाता है। एक सवाल पूछा हुआ है, मतलब एक बार उसको क्या बोलते हैं, CDPO में क्वेश्चन आया था कि पिडमोंट मिट्टी किस जिले में पाया जाता है। पर्वत पादीय न लिख के पिडमोंट लिख दिया था। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे।
यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग के सुमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। मतलब पीडमोंट मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है, उत्तर पश्चिमी भाग के सुमेश्वर श्रेणी के आसपास। ठीक है। इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है, यह अधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा मुख्य रूप से धान और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। ठीक है। तराई मिट्टी, इस मिट्टी का विस्तार बिहार की उत्तरी सीमा पर पश्चिमी चंपारण से लेकर पूर्वी किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। मतलब तराई मिट्टी हो गया जितना भी नेपाल से सटा हुआ जिला है, पूर्वी चंपारण से लेके पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक, मतलब पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज तक इस मिट्टी को तराई मिट्टी पाया जाता है। ठीक है। इस मिट्टी में कहीं कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई गई है। कई जगहों पर दलदली भूमि का भी विकास हुआ है। यह मिट्टी हल्के भूरे या पीले रंग की होती है। मिट्टी धान, पटसन और गन्ने की खेती के लिए अनुकूल होती है। ठीक है। पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी इसको बोलते हैं। इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है। इस मिट्टी का विस्तार घाघरा, गंडक, दोआब व बूढ़ी गंडक के पश्चिमी भाग में है। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में भी है। इस मृदा में चूना और पोटास की अधिकता होती है। फास्फोरस व नाइट्रोजन की कमी होती है। इसकी प्राकृतिक क्षारीय होती है। मुख्य रूप से धान, गेहूँ, मक्का, तंबाकू, गन्ना उगाए जाते हैं। ठीक है। तो पुरानी जलोढ़ हम लोग देखें, जिसको बांगर मिट्टी भी कहा जाता है। अब हम लोग नवीन जलोढ़ देख लेते हैं, इसको खादर मिट्टी कहते हैं। नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी का विस्तार गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानदी के निचली घाटी में हो। ठीक है। इस मिट्टी का रंग भूरा होता है। इसमें बालू एवं चीका की प्रधानता होती है। ये सवाल पूछता है चीका की प्रधानता किस मिट्टी में होती है, तो खादर मिट्टी में। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी अत्यधिक उर्वर होती है, जिसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूँ, जूट, मक्का आदि की पैदावार अच्छी होती है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं दक्षिण बिहार की मिट्टी पे। दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी, छोटा नागपुर पठार के मध्य। मिट्टी की संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी को 4 उपवर्गों में बांटा गया है। जैसे टाल मिट्टी। टाल निम्न भूमि का क्षेत्र होता है जो वर्षा ऋतु में जल प्लावित रहता है। टाल मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिणी तट पर बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है। तो इसका क्षेत्र कौन सा है टाल मिट्टी का, बक्सर से लेके जो भी भागलपुर का क्षेत्र है, ठीक है, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में, मतलब दक्षिण में। ठीक है। और थोड़ा सा भागलपुर जाएंगे थोड़ा सा पूरब हो जाएगा। यह मिट्टी मोटो कने वाली, धूसर रंग की एवं भारी मिट्टी होती है। इस मिट्टी में रबी फसलें अच्छी होती है। यह क्षेत्र दलहन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कगारी मिट्टी। दक्षिण गंगा नदी के दक्षिण तट पर व सोन, फल्गु, पुनपुन, क्यूल नदी को किनारों पर इस मिट्टी का विस्तार है। इसकी उर्वरा शक्ति कुछ कमजोर होती है। यह मिट्टी मोटे अनाज एवं सब्जी के उत्पादन के लिए अच्छी मानी जाती है। इस मिट्टी में उगाए जाने वाले प्रमुख फसल मक्का, सरसों, मिर्च आदि है। ठीक है। उसी तरह पुरानी जलोढ़, जिसको दक्षिण में करेल केवाल मिट्टी कहते हैं। ठीक है। जैसे पुरानी जलोढ़ को उत्तर में बांगर मिट्टी कहा जाता है, उसी पुरानी जलोढ़ को दक्षिण बिहार में करेल केवाल मिट्टी कहते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गंगा, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है तथा इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा, पीला व हल्का होता है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर, गेहूँ आदि है। अब लाल मिट्टी, जिसको बलथर मिट्टी भी कहते हैं, उसको देख लेते हैं। पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में इस मिट्टी का विस्तार हुआ है। यह मिट्टी जमुई, मुंगेर, खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा और औरंगाबाद के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मिट्टी रेत व कंकड़ की बहुलता होती है। इसकी उर्वरा शक्ति काफ़ी कम होती है। इस मिट्टी में जल संग्रह की क्षमता भी कम होती है। लौह तत्व की प्रधानता के कारण यह लाल रंग की होती है। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इस मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। ठीक है।
मिट्टी से महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। लाल बलुई मिट्टी कैमूर रोहतास के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू और लेटराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार बाजरा मक्का जैसे मोटे अनाज उपजाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया, हम लोग बिहार की मिट्टी का भी चर्चा कर लिए। अब हम लोग वन एवं वन्यजीव को थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा इसमें नहीं है। ठीक है, बिहार एक मानसूनी प्रदेश है जहाँ मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यही क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार में कैसे वन पाए जाते हैं, तो मानसूनी पर्णपाती। इन पर्णपाती वनों को उनकी विशिष्टता के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है, आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती। ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वन ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्ष में औसतन वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये क्वेश्चन बन जाता है कि आर्द्र पर्णपाती वन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके लिए कितनी जरूरत है, औसत वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक। यह बिहार में आर्द्र पर्णपातीय वन किशनगंज, पश्चिम चंपारण तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब ऊपर में किशनगंज सबसे पूर्वी जिला हो गया और पश्चिमी चंपारण सबसे उत्तर में पश्चिमी जिला हो गया। ठीक है, ऐसे वनों में साल, सेमल, जामुन, सागवान आदि के वृक्ष मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन वनों में सबई घास, हाथी घास, नरकट, बेत आदि की झाड़ियाँ पाई जाती है। शुष्क पर्णपाती वन ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है। बिहार के अधिकांश भागों में इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती। यह वन कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में शीशम, अमलतास, साल, खैरा, महुआ, पलास, जामुन, बांस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए बिहार में जो वन जीव अभयारण्य उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान तथा 12 वन्य जीव अभयारण्य है, आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार। ठीक है, एक राष्ट्रीय उद्यान है और 12 वन्य जीव अभयारण्य। जैसे पहला देख लेते हैं, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि नगर। ठीक है, इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। बिहार का एकमात्र बाघ आरक्ष इसके अंदर है, मतलब टाइगर रिजर्व भी इसको बोलते हैं। दूसरा है भीम बांध एवं अन्य जीव अभयारण्य, मुंगेर में वन्य जीव अभयारण्य 681 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तेंदुआ, भालू, सुअर, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। मतलब टोटल 12 वन्य जीव अभयारण्य, उसको हम लोग देखेंगे, 2 हम लोग ने देखा है अभी। तीसरा है गौतम बुद्ध पश्चिम बिहार, गया में। चौथा है कांवर झील वन्य जीव अभयारण्य, बेगूसराय में। पाँचवा है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, रोहतास, कैमूर में। छठा है नागी बांध पक्षी अभयारण्य, बिहार, जमुई में। और ये सबसे छोटा अभयारण्य है, याद रखिएगा, सबसे छोटा अभयारण्य नागा बांध पक्षी, बिहार। ठीक है, अब कैमूर वन्य जीव अभयारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, ये भी देख लीजिएगा। और कांवर झील वन्य जीव अभयारण्य में साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल है, मतलब बिहार में, ये पूछा जाता क्वेश्चन है। ठीक है, और रामसर सूची में शामिल बिहार का प्रथम आर्द्रभूमि क्षेत्र है कांवर झील वन्य जीव अभयारण्य। और ये सभी साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल है कांवर झील वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, नकटी डैम है जमुई में। ठीक है, अब इस नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया है, मतलब नकटी डैम को भी और कांवर झील दोनों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, राजगीर वन्य जीव अभयारण्य नालंदा में। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में। ये पूछा जाता है कभी कभी उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य नाम के कारण कि उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है। जो बच्चे नहीं पढ़े रहेंगे वो राजस्थान लगा देंगे, लेकिन इसका जो स्थल है पश्चिम चंपारण में। ठीक है, रजौली वन्य जीव अभयारण्य नवादा में है। कुशेश्वर स्थान पश्चिम जीव अभयारण्य दरभंगा में है। ठीक है, और साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल ये भी है। ठीक है, कांवर झील भी है और कुशेश्वर स्थान भी है जिसमें साइबेरियाई पक्षी आते जाते रहते हैं। 12वां है विक्रमशिला डॉल्फिन भागलपुर और बड़ैला सलीम अली पश्चिम अभयारण्य वैशाली। ठीक है, भारत के पहले डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध है, मतलब विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य भारत के पहले डॉल्फिन अभयारण्य। ठीक है, और बड़ैला सलीम अली वैशाली में है। ये हम लोग वन्यजीव अभयारण्य देख लिए। एक राष्ट्रीय उद्यान था और 12 वन्यजीव अभयारण्य, टोटल 13 है। ठीक है, अब हम लोग वन रिपोर्ट देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है, 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन इससे आता है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार हम लोग देख लेते हैं। बिहार के अनुसार भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रतिवर्ष 2 वर्षों पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है।
प्रतिवर्ष 2 वर्षों पर। अभी 2023 का रिपोर्ट नहीं आया है, ठीक है, इसलिए 2021 का ही रिपोर्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सर्वप्रथम यह रिपोर्ट 1987 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। 2021 की रिपोर्ट इस श्रृंखला का 17वां रिपोर्ट है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। मतलब ये भी पूछा जा सकता है। पहले बार सबसे सर्वप्रथम 1987 ईस्वी में इसका प्रकाशित किया गया था वन जीवी रिपोर्ट, वन स्थिति रिपोर्ट, ठीक है। और इस बार है 17वां रिपोर्ट था 2021 में, और इसका मतलब रिसोर्स सेट 2 का प्रयोग किया गया था इसके आंकड़े जुटाने के लिए, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। बिहार में वन आवरण, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वन आवरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, मतलब 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब ध्यान रखेंगे, ये सब महत्वपूर्ण सवाल है कि वन रिपोर्ट स्थिति 2021 के अनुसार बिहार का वन आवरण कितना है, एरिया कितना है, 7380.79 किलोमीटर, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.84% है। 2019 के रिपोर्ट के तुलना में वन आवरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो लगभग 1.03% है। मतलब 2019 में जितना था एरिया उसमें 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुआ है, और जो लगभग 1.03% है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। बिहार में वनावरण और वृक्षावरण, ठीक है। वनावरण हम लोग देखें 7381 किलोमीटर या 7380 पॉइंट समथिंग, जो कुल बिहार के कुल भूमि का 7.84% है, और जो वृद्धि हुआ 75 वर्ग किलोमीटर में 2019 के मुकाबले 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुआ। वृक्षावरण है 2341 वर्ग किलोमीटर, इसका प्रतिशत है 2.48%, जो 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि पाया गया। 2019 ये डाटा 2019 का से तुलना किया गया है। ये तुलना वाला डाटा है, इसको 2019 का मत समझिएगा, तुलना किया गया है 2019 से। कुल हो गया 9722 वर्ग किलोमीटर, 10.32, मतलब बिहार के कुल एरिया का 10.32% है, जिसमें वनावरण वृक्षावरण दोनों है। अब 2019 से 413 वर्ग किलोमीटर ज़्यादा है, ठीक है। अब जिलों में वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार से, मतलब क्षेत्रफल के अनुसार में सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं कैमूर में है, ठीक है। कितना एरिया है, 1051.56 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद मैंने सबसे अधिक 3 जिला है, कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास। वनावरण में मैंने सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं सबसे अधिक कैमूर में, पश्चिम चंपारण, रोहतास में। उसके बाद सबसे कम जिला भी दिया हुआ शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद। मतलब सबसे कम, ये हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और 3 जिलों का नाम दे देगा कि सबसे क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा वनावरण कहाँ है, तो कैमूर, पश्चिम चंपारण और रोहतास में, और सबसे कम शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद। इसको आप याद रख लेंगे, ठीक है। और जिलों में वनावरण प्रतिशत के अनुसार से, वो क्षेत्रफल के अनुसार से था, और क्षेत्रफल हो चाहे प्रतिशत, दोनों में कैमूर में सबसे अधिक वन है 31.56%। उसके बाद जमुई, नवादा। प्रतिशत के अनुसार सबसे ज़्यादा कैमूर, जमुई, नवादा, और सबसे कम है शेखपुरा। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे कम था, और प्रतिशत के अनुसार भी शेखपुरा में सबसे कम है। उसके बाद बक्सर और सिवान, ठीक है। चलिए, 2019 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि नुकसान करने वाले जिले, मतलब वनावरण में वृद्धि हुआ है और वनावरण में नुकसान हुआ है। मतलब वनावरण में वृद्धि 2019 की तुलना में तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किया बांका जिला, 16.29 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ। मतलब जितना 2019 में था उससे ज़्यादा हुआ है इस बार बांका में सबसे ज़्यादा। जमुई उसके बाद, गया उसके बाद, और वनावरण के नुकसान करने में आगे है कैमूर, सुपौल और रोहतास। मतलब इन क्षेत्रों में कोई वृद्धि नहीं हुई है कैमूर में, मतलब जहाँ तक 4.8 वर्ग किलोमीटर कम ही हो गया, मतलब पिछले साल की तुलना में। तो ये दिखाया गया, आप इस दोनों डाटा जरूर ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। अन्य बिंदु है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.1 किलोमीटर स्क्वायर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व 928.80 वर्ग किलोमीटर का 85.78% है, ठीक है। मतलब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है 796.1 किलोमीटर स्क्वायर में वन है, जो है ना, जिसको जो कुल टाइगर रिजर्व का 85% है। इसको ध्यान रखेंगे।
बिहार में वृक्षावरण। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल 2341 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र पर वृक्षावरण है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.48% हम लोग ने ऊपर देखा भी। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। हम लोग ने ये सब रिपोर्ट ऊपर देख लिए हैं। तो आप जो बिहार में वन का हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें आप 2 से 3 बार इसको जरूर देखें, ठीक है ना। क्वेश्चन इससे हूबहू आ जाता है। चलिए, 2021 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र, जैसे अति सघन वन, मीडियम और खुला वन। मतलब अति सघन वन जिसकी मतलब जो 70% से अधिक शिखर सघनता है, मतलब टोटल 2021 में 4.5% है, मतलब 333 वर्ग किलोमीटर में है अति सघन वन। मध्यम सघन वन है 40% से 70% शिखर सघनता, जो है 44.5%, मतलब 3286 वर्ग किलोमीटर में। और खुला वन पाया जाता है सबसे ज़्यादा बिहार में 51%, जो 3782 वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा वन पाया जाता है बिहार में, तो खुला वन की मतलब सबसे ज़्यादा है 3762 वर्ग किलोमीटर में, और सबसे कम है अति सघन वन जो मात्र 333 वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले, बहुत सघन वन सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में है, मध्यम पश्चिमी चंपारण में, खुला वन सबसे ज़्यादा कैमूर में है। मतलब बहुत सबसे ज़्यादा सघन वन, सिंपल सा क्वेश्चन, अब कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं पढ़ना है। सबसे ज़्यादा सघन वन है पश्चिम चंपारण में, ठीक है। उसके बाद मध्यम रूप से सघन वन भी पश्चिम चंपारण में, और खुला वन सबसे ज़्यादा कैमूर में। बस इतना ही है और कुछ नहीं। अब दोनों का तुलना किया है 2019 के 2021 से, ठीक है। बहुत सघन वन 333 वर्ग किलोमीटर 2019 में था। क्षेत्रफल 2021 में भी उतना ही है, मैंने कोई वृद्धि नहीं हुआ। मध्यम रूप से सघन वन 3250 था 2019 में, जो बढ़कर 3286 हुआ, मतलब कितना बढ़ा, मात्र 36 किलोमीटर स्क्वायर बढ़ा, ठीक है। खुला वन 2019 में 3693 वर्ग किलोमीटर था, जो बढ़कर 3762 वर्ग किलोमीटर हो गया। और कुल था 7306 वर्ग किलोमीटर 2019 में, जो बढ़कर 7381 वर्ग किलोमीटर हो गया। बस इतना ही ध्यान रखना है। 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षादति भूमि को वनाच्छादन माना जाता है। अन्य प्रमुख फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के अनुसार 2019 में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा कराए गए गणना के अनुसार बिहार में वनाच्छादन और वृक्षादन 13,896 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भूमि का 14.7% है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना 153 एकड़ में फैला है। यह उद्यान गैंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है, ठीक है। मतलब संजय गांधी जैविक उद्यान पटना 153 वर्ग किलोमीटर एकड़ में फैला हुआ है, जो गैंडा प्रजनन के लिए भारत में प्रसिद्ध है। भारत ही नहीं, एशिया में प्रसिद्ध है, ठीक है। बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन जमुई के नागी नकटी पश्चिम बिहार में किया गया था। राजगीर में जू सफारी की स्थापना की गई है। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में अवस्थित है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार में बाघों की कुल संख्या 54 हो गई है। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या 31 थी। मतलब पहले 2018 के अनुसार बाघों की संख्या बिहार में 31 थी, जो अब बढ़कर 54 हो गई, ठीक है। चलिए, अब बिहार हम लोग भूगोल लगभग ख़त्म करने पर हैं। लास्ट टॉपिक है बिहार में आपदा प्रबंधन, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ की मुख्य आपदा बाढ़ है। इसके अतिरिक्त बिहार सूखा, भूकंप, चक्रवात एवं लू जैसी आपदाओं से पीड़ित होता है। बाढ़, बिहार के 38 जिला में 28 जिला बाढ़ प्रभावित है। इन 28 जिलों में 15 अत्यधिक बाढ़ प्रभावित तथा 13 कम बाढ़ प्रभावित जिले हैं। जो भी 15 अत्यधिक बाढ़ प्रभावित जिला है सब उत्तर बिहार में है, ठीक है। हम लोग इसका लिस्ट देखेंगे। बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव उत्तर बिहार में देखा जाता है। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में भारत कुल बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र का 16.5% है। अत्यधिक बाढ़ प्रभावित जिले 15 कौन कौन है, सभी उत्तर बिहार का ये जिला है, ठीक है। पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, कटिहार, ठीक है। कम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है 13, ठीक है।
बाढ़ आने का प्रमुख कारण है बिहार में वर्षा ऋतु के 2 माह में अधिक वर्षा होना, उत्तर बिहार की नदियों में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रवाह होना, बिहार में जल प्रबंधन का अभाव होना, तटबंधों का टूटना तथा जल संरक्षण के क्षेत्र में मानव का प्रसार। सूखा क्यों आ रहा? मानसून की अनिश्चितता तथा जल के अवैज्ञानिक दोहन के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। बिहार का लगभग 20% क्षेत्र सूखे से प्रभावित होता है। सूखे से प्रभावित होने वाले प्रमुख जिला औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, कैमूर आदि है। ठीक है। सूखा नियंत्रण के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति जैसे टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई का प्रयोग एवं नहर निर्माण किया जाना आवश्यक है। भूकंप। बिहार की भौगोलिक अवस्थिति हिमालय के समीप होने के कारण यह भूकंप की संभावना को जन्म देती है। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों को भूकंप की संभावना के आधार पर विभिन्न जोन 5, 4, 3 में विभाजित किया गया है। चलिए, भूकंप के अनुसार मतलब किस जोन में कैसी संभावना है उसके अनुसार बिहार को मतलब टोटल 3 जोन में विभाजित किया गया है। जोन 5 जो अत्यधिक प्रबलता है। ठीक है। यह है किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी। ठीक है। जोन 4 में मध्यम प्रबलता में आता है जो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, सिवान और शिवहर में आता है। जोन 3 जो निम्न प्रबलता मतलब जिसमें आने की संभावना कम रहे या आता भी है तो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उस जिला शामिल है गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर और मुंगेर। ठीक है। अब हम लोग चक्रवात का अध्ययन कर लेते हैं। बिहार भौगोलिक रूप से समुद्र तटीय राज्य नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण बिहार में चक्रवात जैसी आपदा कभी कभी प्रभावित होता है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवात पश्चिम बंगाल, झारखंड से होकर बिहार के सीमावर्ती जिलों को प्रभावित करता है। चक्रवात से मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी जिले किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया आदि जिले प्रभावित होते हैं। चक्रवात में मूसलाधार वर्षा और तेज हवाओं से जानमाल की क्षति होती है। ठीक है। अब हम लोग लास्ट देख लेते हैं। बिहार के भूगोल जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका लास्ट टॉपिक है सेंडाई फ्रेमवर्क और बिहार। ठीक है। जापान के सेंडाई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने में संबंधित 7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। भारत ने 1 जून 2016 को सेंडाई फ्रेमवर्क को अपनाया। देखिए, जापान के सेंडाई शहर में मार्च 2015 में सेंडाई फ्रेमवर्क का आयोजन हुआ। भारत ने 1 जून 2016 को सेंडाई फ्रेमवर्क को अपनाया। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने सेंडाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजना को लागू किया। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। सेंडाई फ्रेमवर्क को लागू करने वाला बिहार पहला राज्य है। तो फ्रेंड, ये था पूरा बिहार का समान परिचय से लेकर बिहार का ज्योग्राफी पूरा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हम टेलीग्राम चैनल हिडन नॉलेज पे हम डाल देंगे, आप इसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह बिहार का भूगोल आज कंप्लीट हुआ है। उसी तरह हम बिहार का राज्य व्यवस्था भी लाएंगे, बिहार का हिस्ट्री भी लाएंगे। मतलब बिहार से रिलेटेड जो भी टॉपिक जो एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है उसको हम इस वीडियो के माध्यम से मतलब एडिटोरिया का ही जो एडिटोरिया का एक क्या एक खासियत है कि कंसाइज वे में अच्छे अच्छे टॉपिक कवर करता है और जो वही टॉपिक कवर करता है जो एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं। तो आप इसको इस बुक का मार्केट से भी खरीद के पढ़ सकते हैं। टाइम की कमी हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। जिससे क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं बिहार से रिलेटेड अन्य वीडियो को लेकर बहुत जल्द ही। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।